हेलो दोस्तों, क्या हाल है? अरे बोलो यार, क्या हाल है? बढ़िया ना? चलो दोस्तों, आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और काफ़ी हर एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है ये। फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मैंने पहले से बोल दिया था, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिराइव किया गया था, हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया था, और यूएसए में इसको कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स हैं। तो हमने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट को डिराइव किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है ये। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल के बीच में ये एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ये थोड़े 3 फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और ये इसको इसको हमारे फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है फंडामेंटल राइट, और दुनिया का जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे अच्छे से एक्सप्लेन्ड, सबसे अच्छे से इलाबोरेटेड फंडामेंटल राइट्स है, ईच एंड एवरी फंडामेंटल राइट्स ऑफ। ठीक है, कोई भी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए, यूएसए से लिया है हमने उठाकर, बट हमने बहुत कुछ ऐसा एलिमेंट इंसर्ट उसमें एक्स्ट्रा किया है जिससे हमारा ज़्यादा इलाबोरेटिव हो गया। क्यों किया है दोस्तों? क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। यूएसए में क्या है ना, डाइवर्सिटी उतना ज़्यादा नहीं है लोगों में, सिर्फ वाइट और ब्लैक रहते हैं अभी, है ना। अब पहले तो जब कॉन्स्टिट्यूशन उनका बना था, ज़्यादातर वाइट, प्रिफरेबली वाइट वाला से कॉन्स्टिट्यूशन बना था। बट एनीवेज, हमारा तो सब कुछ आपको पता ही है, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, पूरा मतलब बहुत ज़्यादा मिक्सचर है, तो इसलिए हमारा बहुत ही ज़्यादा इलाबोरेटेड है। या ये अगर किसी एग्ज़ाम में आ गया क्यों, मेंस वेंस में, तो आप आंसर लिख सकते हो एटलीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ये देखते हैं हम लोग दैट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हर एक इंसान को हर एक फंडामेंटल राइट गारंटीड किया हुआ है ना। सीधा बोल रहा है, आपका अगर कोई भी हनन करे तो आप बिल्कुल इसके खिलाफ लड़ सकते हैं, एंड यू कैन फाइल द केस इन कोर्ट डायरेक्टली। ठीक है, कोई भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट में भी नहीं जाना पड़ेगा, इनफैक्ट आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। ऐसा फंडामेंटल राइट इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आपका बात सुन लेगा। ठीक है, चलो, है ना, वहीं पे आप पिटिशन फाइल कर सकते हो। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये एक मिनट, हाँ, फंडामेंटल राइट से हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर्ड रहता है, मतलब पॉलिटिकली हम काफ़ी डेमोक्रेटिक है। क्यों क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ, इसको मतलब इसको कहा जाता है दैट ये गवर्नमेंट ऑफ लॉज है ना, गवर्नमेंट ऑफ पीपल नहीं है। और देखिए, पीपल होता है गवर्नमेंट ऑफ, वो अथॉरिटेरियन में होता है, जैसे कोई आप नॉर्थ कोरिया का ले लीजिए। ठीक है, वो है गवर्नमेंट ऑफ मैन, क्योंकि वो वहाँ के जो राजा है, मतलब अभी जो प्रेसिडेंट है, जो भी रूलर है, वही सब कुछ गवर्नमेंट को चलाते हैं। पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारा गवर्नमेंट को कानून चलाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सबको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे हम पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक है, हम हमारे ऊपर कोई एक इंसान राज नहीं कर सकता, हमारे ऊपर कोई भी राज कर सकता है, तो वो है कानून। ठीक है, और हम कानून के नीचे ही झुकेंगे, हम किसी के नीचे नहीं झुक सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन शॉर्ट किया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो है लाइक हर एक, ये तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था दैट हर एक फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है। एंड फंडामेंटल राइट्स में कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, आपको जब मैं बताऊंगा ई डिटेल्स में तो आपको पता चलेगा। हर एक एलिमेंट्स, मतलब हर एक सेक्टर दुनिया के, मतलब लाइफ का एक पर्टिकुलर इंसान का लाइफ का हर एक सेक्टर छुआ हुआ है, सो दैट अ मैन कैन गेट इन फ्यूचर एंडेवर्स in all the sectors of life in which wherever he is going or pursuing his life। ठीक है, वो हम जब डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। वैसे अभी जान के रखिए दैट अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है। एक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और एक था जो क्या, किसको कहा जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो वो आर्टिकल 31 में था, खैर वो अभी हटा दिया गया है। चलिए अभी देखते हैं फीचर्स हम। ठीक है, फीचर्स ऑफ
फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मतलब फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इतने इलाबोरेटिव है, इतना तो हमने बक लिया, ठीक है। अब उसके फीचर्स भी तो पता करना चाहिए ना, जब उसके भीतर में क्या है फंडामेंटल राइट्स, मतलब ओवरऑल फीचर। भीतर में तो खैर वो तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे ही, बट ओवरऑल फीचर क्या है ना। देखिए ये कुछ कुछ ऐसे फंडामेंट, एक मिनट, हाँ, नो, यस, कुछ कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, और कुछ कुछ ऐसे हैं जो दोनों को अवेलेबल है। जैसे राइट टू लाइफ है ना, वो सिटीजन्स को भी, और कोई अगर बाहर से बंदा घूमने भी आता है इंडिया में, उसको भी यार हाँ, जीने का तो सबको ही अधिकार है ना। और वो बंदा फॉरेनर भी अगर बाई चांस उसका कोई कत्ल कर दिया या फिर कुछ कर दिया हानि, तो वो डायरेक्ट कोर्ट में कंप्लेन, मतलब वो भी इंडियन को लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा उसको। सिंपल सा बात यही जान के रखिए दैट कोई फॉरेनर को भी लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा, जो जो फंडामेंटल राइट्स उसको अलाउड है, ठीक है, उसके अंडर में। नेक्स्ट दोस्तों है दैट हर एक फंडामेंटल तो राइट तो दिया हुआ है, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आप, ठीक है, आप एक्सप्रेस कर सकते हो कुछ भी, ठीक है, दिया है, बट एक्सक्लूज, मतलब फुल आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब एक्सप्रेस आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक एक बाउंडेशन दे दिया दैट हाँ, आप इस लिमिट पे ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब आपके एक्सप्रेशन से किसी दूसरे का इज्जत या फिर कुछ हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दूसरे का सोच आप हनन कर रहे हो, तो वो बंदा भी आपके खिलाफ में कोर्ट में जा सकता है। सो आपको ये जानना पड़ेगा दैट हर जो जितना भी हमारे पास राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है इन नेचर है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रोक है वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो कहीं ना कहीं जो हमारा गवर्नमेंट को है उसको रोकता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट को ऐसे, ये सोचो, ये फंडामेंटल राइट है, मतलब सरकार जो है इंडिविजुअल के ऊपर, इस फंडामेंटल राइट के ऊपर सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, मतलब अल्टीमेट, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो एक लॉ, कानून है ना यार। कानून के ऊपर कोई नहीं है, बोल रहा हूँ ना, कोई नहीं है कानून के ऊपर, मतलब सरकार भी आपको कुछ हनन नहीं कर सकती, कुछ ऐसे, मतलब ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो कानून को भी रोकता है कुछ, मतलब अथॉरिटेरियन रिजीम अपनाने से, ठीक है। ये आपका जाके जस्टिसेबल इन नेचर है, फुल जस्टिस आपको मिल जाएगा, कुछ भी आपका हनन हुआ तो एकदम जस्टिस मिल जाएगा, और ऐसे ही नहीं, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। और आपका दोस्तों है दैट ये तो मैंने बोल ही दिया दैट ये परमानेंट नहीं है, इसको चाहे तो चेंज किया जा सकता है, मतलब हर एक फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं है, उसको अगर चाहे तो सरकार सिचुएशन वाइज चेंज भी किया जा सकता है। जैसे कुछ कुछ ऐसा होता है ना, जब जैसे नेशनल इमरजेंसी लग गया, ठीक है, तो उस सब सिचुएशन में कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स का आपका हनन हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 इमरजेंसी के समय उसको फ्रीज कर दिया जाता है, पर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 नहीं है, क्योंकि ये सब तो यार जीने के लिए है, तो ये सब तो खैर हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट आर्टिकल 19 उस समय के लिए जब इमरजेंसी लगा हुआ तभी आपका से फ्रीज होगा, ठीक है, सब समय नहीं होगा। और भी दोस्तों है हमारे ये सब फंडामेंटल राइट्स आपको तो मिलेंगे, ठीक है, बट फंडामेंटल राइट्स कुछ कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कौन लोग है वो लोग दोस्तों? ये है पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। अब सोचो यार, आतंकवादी घुस गया, उसको तो उसको मारना ही है ना यार, जो भी हो, गन से मैं मारूंगा, गन, चाकू, जो है, भूसा वूसा सब कुछ मारूंगा मैं उसको, ठीक है। पर उसके लिए सरकार आप कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस को जेल में नहीं भरेगी, मतलब लॉजिक है, ये नॉर्मल लॉजिक है। तो सबके लिए ये अप्लाई नहीं होता है। और भी कुछ कुछ टाइम है जब मिलिट्री रूल अगर बाई चांस लग गया, खुदा ना खास्ता, है ना, जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया, तो ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है दैट मिलिट्री रूल लग जाए, तो उस समय भी हनन, मतलब कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स बंद हो जाते हैं, मतलब फ्रीज हो जाते हैं उस समय के लिए, ठीक है। ये तो था फंडामेंटल राइट्स का हम लोग जो पढ़े अभी तक का फीचर, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं दैट फंडामेंटल राइट्स कौन मतलब किसके ऑर्डर पे आपको फंडामेंटल राइट्स अश्योर्ड है, ठीक है, कौन इसको अगर चाहे तो चेंज कर सकता है,
ठीक है, किसके आप किसके खिलाफ, अगर सोचो आपका फंडामेंटल राइट्स हरन हुआ या फिर कुछ हुआ, तो आप किसके खिलाफ जा सकते हो? सरकार के खिलाफ ही ना जाओगे यार, अगर बाई चांस सरकार ने किया तो। ठीक है, तो वो सरकार कौन है अभी, है ना? मतलब आप अभी मतलब ओवरऑल हम पढ़ रहे हैं दैट स्टेट, सरकार को यहाँ पे स्टेट कहा जाता है, STATE। तो अभी स्टेट का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, स्टेट का डेफिनेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, स्टेट यहाँ पे बोला गया है कोई भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज को, जैसे सरकार तो है ही अपने आप में, ठीक है, सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स सारे एज अ स्टेट ही आप पकड़िएगा, मतलब उन लोग का ऑर्डर यू नो महत्वपूर्ण होता है, यही सोच के रखिए। एक मिनट, कहाँ पे लिखा हुआ था ये बुक में मैं पढ़ रहा था, तो हाँ, तो स्टेट में आता है कौन कौन, ये देख लेते हैं। गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट, जितने सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स माने लोकसभा, राज्यसभा, सब कुछ, उसके बाद आपका जाके लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सब कुछ, ठीक है। पर यहाँ पर देखिएगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव मैंने बोला, जुडिशरी नहीं आता है स्टेट में, ठीक है, क्योंकि जुडिशरी को अलग ही थोड़ा मायना दिया गया है। ठीक है, जुडिशरी बार बार देखिए, ये क्वेश्चन में आ सकता है दैट व्हाट डिफाइंस अ स्टेट, है ना, दे देगा जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, है ना, और लेजिस्लेचर और समथिंग कुछ दे देगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो विच ऑफ दिस डजेंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो उसमें आपको जुडिशरी टिक करना पड़ेगा, क्योंकि जुडिशरी नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, अब हर एक लोकल अथॉरिटी, उसको पंच, जैसा हमने बोला पंचायत, है ना, म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उसके बाद कोई भी ट्रस्ट जो सरकार के अंडर में चलता हो, तो उन लोग सब कोई आपका स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, मतलब उन लोग का ऑर्डर सर्वमान्य है, इस टाइप का ही सोच लीजिए, और क्या बोलूँ। अच्छा दोस्तों, और भी एक है, एक मिनट, हाँ, कोई भी अगर अदर अथॉरिटीज़ जैसे जो स्टैच्यूटरी, जिसको पार्लियामेंट के अनुमति से, पार्लियामेंट के एक्ट से अगर कोई अगर अथॉरिटी बना हुआ हो, उसका भी उसका भी ऑर्डर स्टेट का ऑर्डर ही माना जाएगा। उसमें कौन कौन आ जाता है दोस्तों, जैसे महारत्न कंपनीज लोग ले लीजिए, सेल, ONGC, है ना, ये सब पता ही है ना आपको, तो ये सब सारे स्टेट के डेफिनेशन में आएगा, जिसका ये बहुत वैल्यूएबल होता है। ठीक है, और स्टेट का डेफिनेशन जैसे मैंने बोला था दोस्तों, आर्टिकल 12 से 35 तक होल हमारा रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, तो ये स्टेट का डेफिनेशन भी जो है वो आर्टिकल 12 में आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 12 में होल हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेट का डेफिनेशन, जिसमें अभी मैंने बोला दैट उनका उनका कोई भी ऑर्डर एज अ लीगल ऑर्डर टेंडर माना जाएगा, टेंडर तो नहीं, लीगल ऑर्डर माना जाएगा, उसमें सारे गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, उसके स्टैट्यूटरी बॉडीज, सब कुछ आता है। ठीक है, अब देखते हैं हम जो कौन कौन ऐसे लॉज है, मतलब अभी तो आर्टिकल 13 हम डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 12 हम डिस्कस कर लिया, बट आर्टिकल 13 में क्या है वो तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अंडर द बैंडविड्थ ऑफ फंडामेंटल राइट्स आता है, तो हमें जान तो लेना पड़ेगा ये कौन है। देखिए, आर्टिकल 30 में हम सारे बेसिकली लॉज को ही डिफाइन करते हैं, लॉ होता क्या है, ठीक है, कानून होता क्या है, वो 13 में वो हम लोग डिसाइड करते हैं। वो कानून जो है, अगर कोई भी सोचिए इंडिया के जुरिडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंदर कोई भी कानून अगर आपका ऐसा बना जो कि फंडामेंटल राइट को आपका हनन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार है उसको वॉइड, नल एंड वॉइड, मतलब उस कानून को खारिज कर देना। ठीक है, अब कानून को खारिज कर देना सुप्रीम कोर्ट ये अपना किस पावर से करती है, वो आर्टिकल 32 वाले पावर से, है ना, वो जुडिशियल रिव्यू के पावर में, ये सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, और जुडिशियल रिव्यू का हक इसको हाई कोर्ट को भी है, पर आर्टिकल 226, ये याद रखिएगा। ठीक है, बट एनीवेज अभी डिस्कस करते हैं दैट ये लॉ होता क्या है दोस्तों। तो लॉ हम एक परमानेंट लॉ होता है ना, जो पार्लियामेंट या फिर इस स्टेट का लेजिस्लेचर अलाउ करता है। एक होता है टेम्प्रोरी लॉ, जो जैसे ऑर्डिनेंस है ना, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जो आता है, वो ऑर्डिनेंस हो गया टेम्प्रोरी लॉ। एक होता है स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ कोई भी जैसे कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, है ना, पास कर दिया उस टाइप के लॉ को स्टैट्यूटरी, मतलब ये बाई लॉज के
तरह होता है, कुछ कुछ रूल्स टाइप के होते हैं, मतलब ये आपको रूल मानना पड़ेगा, उस टाइप का कहा जाता है उसको स्टैट्यूटरी लॉ। ठीक है, और एक होता है दोस्तों नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है, वो कहाँ से आता है? वो जैसे कोई अगर कानून है, उसको इन्फोर्समेंट के लिए कोई दूसरा कानून चाहिए हमें, ठीक है, तो उसको कहा जाता है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, अब जैसे सोच लीजिए बिहार गवर्नमेंट ने दारू बंद किया था, ठीक है, उसको दारू को बंद करने के लिए कुछ और भी साइड साइड दारू बंद किया था, वो तो मेन कानून था दोस्तों, उससे ठीक है, आप कोई भी अगर दारू पिएगा तो उसको जेल भर दिया जाएगा, बट उस साइड से उसको इन्फोर्समेंट के लिए और भी कुछ कुछ लॉज बने थे, है ना, उसी को कहते हैं नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है, तो हमें पता चल गया दैट आर्टिकल 13 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मतलब ये सारे लॉज को डिफाइन करता है, पर यहाँ पे और एक कैविएट छोड़ दिया गया है दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है उसको लॉ नहीं कहते हैं। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहा जाता है, वो चैलेंज भी किया जा सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। और ये किस मतलब पहले तो चैलेंज नहीं किया जा सकता था, बट अभी चैलेंज कब के बाद किया जा सकता है अच्छे से? केशवानंद भारती केस एक हुआ था 1973 में दोस्तों, अगर आपको तो याद नहीं होगा, इनफैक्ट ये बुक में लिखा हुआ था। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें बोला गया था दैट हाँ, आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस को भी अमेंडमेंट को भी चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में, अगर वो फंडामेंटल राइट को हनन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका आर्टिकल 12 में हम लोगों ने स्टेट पहले पढ़ लिया, अभी आर्टिकल 13 में जो ये वाला भी पढ़ा, अभी था लॉ। ठीक है, लॉ किस टाइप के होते हैं, कौन सा स्टैट्यूटरी लॉ है, कौन सा परमानेंट, टेम्परेरी, नॉन लेजिस्लेटिव लॉ बना दिया। ठीक है, और कौन कौन सा लॉ को अमेंड भी किया जा सकता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक ऐसा चीज़ है जो लॉ नहीं है और उसको अमेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, अभी दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। एक पहले ग्लांस ले लेते हैं है क्या फंडामेंट, किस जैसे 6 मैंने फंडामेंटल राइट बोला, इक्वालिटी, फ्रीडम, है ना, तो उसके भी अंडर बहुत आते हैं। ठीक है, तो पहला जो फंडामेंटल राइट डिस्कस करने वाला है वो है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के अंडर में राइट टू इक्वालिटी आता है। इसके अंडर में भी 5 लॉज आते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 14, 15, 16, 17, 18 5 हुए ना, तो 14 में आता है राइट टू राइट बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये मैं डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। 15 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, मतलब कोई भी प्रोहिबिशन नहीं कर पाओगे जाति वाति उसके बाद लिंग विंग, इसके आधार पे कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बोला तो जाता है पर एक्चुअली में प्रैक्टिस नहीं किया जाता ये सब। एनीवेज, जो नेक्स्ट है, आप कोई भी मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कोई भी सरकारी नौकरी में आप इक्वालिटी आपको देखना पड़ेगा, कोई भी किसी को भी फेवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद अनटचेबिलिटी का फुल एबॉलिशन है। ठीक है, वो है आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी फुल्ली एबॉलिश्ड है। और आर्टिकल 18 के तहत आपका जाके कोई भी टाइटल कोई भी नहीं रख सकता। टाइटल मतलब पहले ज़माने में होता नहीं था दैट राजा वाजा क्या क्या टाइटल रख लेते थे, तो अभी टाइटल नहीं रख सकते हैं एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। दोस्तों, ये एकेडमिक में जैसे डॉक्टर वॉक्टर रखते हैं ना, हाँ, उन लोग को आप अलाउ है रखना, बट मिलिट्री नॉर्मल इंसान नहीं रख सकता कोई टाइटल, कोई भी टाइटल नहीं है। ठीक है, तो ये था राइट टू इक्वालिटी के अंडर 5 आया। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18। दोस्तों नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम आता है, टोटल आता है 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी 5 आ गए, 5 नहीं है, आपको 4 लगेंगे, 19, 20, 21, 22। ठीक है, ये बट नहीं है, 21A भी ऐड हुआ था। ठीक है, वो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21A। ठीक है, तो इसलिए 5 बन जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखिए आर्टिकल 19 में कहा जाता है दैट आपका 6 मतलब फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम है कुछ कुछ एरियाज़ में। ये मैं 19 बोल रहा हूँ, 19 के अंडर में देखिए राइट टू फ्रीडम आपको कहाँ कहाँ दिया गया है। स्पीच और एक्सप्रेशन में आप अगर कोई स्पीच दे रहे हो या फिर कुछ एक्सप्रेशन दे रहे हो तो आप बिल्कुल फ्रीडमली दो, आप बिल्कुल डरो मत। असेंबली आप कर सकते हो, मतलब आप दो लोगों से मिलजुल सकते हो, बट फिर से ना वही दैट
इमरजेंसी के समय ये सब कुछ कुछ असेंबली नहीं कर सकते। तो 19 नंबर आर्टिकल इमरजेंसी के समय थोड़ा बंद हो जाता है। एसोसिएशन, आप किसी से जुड़ सकते हो, है ना। आप यू आर फ्री टू डू मूवमेंट विद इन द कंट्री, यू आर फ्री टू रिसाइड एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है। यू आर फ्री टू प्रोफेस एनी यू नो कोई भी आप प्रोफेशन प्रोफेस कर सकते हो। तो ये था आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 में दोस्तों बोला गया है दैट कोई भी अगर आप मतलब आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, कोई भी अगर आप ऑफेंस से में कन्विक्ट किए जाते हो, है ना, और वो झूठा वूटा हो, तो इस टाइप के सेक्टर में आपको आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 21 में दोस्तों राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपका इमरजेंसी के समय भी हनन नहीं होता है, ठीक है। राइट टू 20 आपका सब समय रहता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है 21 का, सॉरी वो तो 20 था, ये 21 था, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अब 21A के बारे में आ जाता है, जिसको जिसको कहा जाता है 21A, याद रखिएगा, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। ये आर्टिकल 22 है, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइक डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब सब केसेस में आपको डिटेन नहीं किया जा सकता, पुलिस नहीं कर सकती है, कुछ कुछ ऐसे कैविएट छोड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो गया आपका राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। अभी आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं, वो आर्टिकल 23 से 24 है, मतलब सिर्फ दो ही है। 23 बोल रहा है आपको दैट आपको मतलब बचाया जाता है, दैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्किंग होता है ना, या फिर फोर्स लेबर, उससे आपको बचाया जा सकता है, ये आर्टिकल 23 के तहत है। और आर्टिकल 24 बोलता है दैट आपको बच्चों का एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री वैक्ट्री में नहीं होगा। पर आर्टिकल 4 भी बहुत डाइल्यूटेड किया हुआ है हमारे इंडियन लॉज में। सो आर्टिकल 4 वैसे चिल्ड्रन के लिए है, जैसा अभी मैंने बोला, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्री वैक्ट्री में, पर अभी भी होता है। बट ये इसको देखना चाहिए लेकिन 24 को। एनीवेज हमें तो पढ़ना है, हमें क्वेश्चन में आएगा तो लिख लेना पड़ेगा दोस्तों। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 जो है वो है आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। इसमें इस सब चीज़ में ऐसे कुछ कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं जिसमें आप फ्रीडम रिलीजन को अच्छे से प्रोफेस कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 25 बोलता है दैट आप बिल्कुल फ्रीली प्रोफेस करो और प्रोपेगेट कोई भी रिलीजन आप प्रोफेस करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। आर्टिकल 25 के तरह आर्टिकल 26 बोलता है दैट आप अपना रिलीजियस अफेयर कैसे भी मेंटेन कर सकते हो। लोग अपना रिलीजियस में अफेयर मेंटेन करते हैं, बंगाल के लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, है ना, कहीं के लोग गणेश चतुर्थी, मतलब लोग अपना पूजा, अपना पर्व अपने से कैसे भी मेंटेन कर सकता है। सो सरकार उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको लाइक आर्टिकल 27 के तहत जो है आप उस टैक्स वैक्स से भी वंचित कर दिया जाता है, मतलब रिलीजियस मैटर्स को टैक्स वैक्स से वंचित, उसीलिए तो इतना ब्लैक मनी हो रहा है। ये इसको आर्टिकल 27 को लगाना चाहिए कुछ काबू, इधर में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मनी जनरेशन है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए ना लाइक इसको छोड़ दिया गया है। तो ये कैविएट है जिसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता है ब्लैक मनी जनरेशन को। एनीवेज चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 28 दोस्तों। 28 में आपको लाइक बोला जाता है दैट आप बिल्कुल आपको फ्रीडम दिया जाता है, आप कोई भी रिलीजियस अफेयर अटेंड कर सकते हो, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या फिर वर्शिप को कंटिन्यू रख सकते हो। जैसे मुस्लिम्स का अगर आपको पता होगा बच्चों में उन लोग को कोई कहीं पे पढ़ाया जाता है, मुझे याद उस चीज़ का क्या कुछ कहा जाता है, एनीवेज उन लोग का अलग स्कूल होता है ना, तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ये आर्टिकल 28 उसी को सेटिस्फाई कर रहा है दैट यू आर फ्रीडम टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आप वो सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपना रिलीजियस कोई भी प्रोफेस किया जा सकता है। तो आर्टिकल 28 उसको ये करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आता है आर्टिकल 29 और 30 में, ठीक है, 29 से 30 के अंडर में इनफैक्ट, ठीक है। इसमें क्या हुआ जाता है वो देखते हैं। इसमें आर्टिकल 29 जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा है आपका लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर माइनॉरिटी सेक्शन का, ठीक है। और आर्टिकल 30 जो है ये माइनॉरिटी को इस्टेब्लिश करता है, मतलब माइनॉरिटी को बोलता है दैट आप कोई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। ये आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 31 तो आपको बोला था मैंने, राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको बाद में हटा दिया गया था राइट से, मतलब फंडामेंटल राइट से उसको हटा दिया गया था, क्योंकि सबको तो प्रॉपर्टी होना क्वाइट टफ हो गया था उस सिचुएशन में। एनीवेज
राइट। नेक्स्ट जो है, लास्ट जो है मैं बताने वाला हूँ, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका सिर्फ एक ही आर्टिकल है दोस्तों, राइट, ये आर्टिकल 32, जो मैंने बोला था आपको, सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है दैट कोई भी अगर आपका फंडामेंटल राइट हनन होता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। रिट अलग अलग टाइप के होते हैं, एक हाबियस कॉर्पस मैंडेमस, प्रोहिबिशन सर्टोरिया, और एक होता है, और एक को वारंटो होता है, ठीक है। तो ये है फंडामेंटल राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अलग अलग सेक्शन के जो पांच फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइबली मैंने बोल दिया, ठीक है। अभी अभी कुछ नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट रिट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।